इतिहास के रोचक संसार में आपका अभिनंदन दोस्तों। इतिहास पाठ में आज हम एक जरूरी प्रश्न पर चर्चा करेंगे। प्रश्न यह है कि क्या सिंधु और वैदिक सभ्यताएं समकालीन थीं? वैसे तो अब सिंधु सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता कहा जाने लगा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनों सभ्यताएं समकालीन थीं, यह तय हो चुका है। फिर भी इस प्रश्न को लेकर हम प्रोफेसर नंद किशोर आचार्य की पुस्तक इतिहास के सवाल को देखें तो कुछ चीजें स्पष्ट होती हैं। प्रोफेसर आचार्य लिखते हैं, सैंधव सभ्यता और वैदिक सभ्यता के संबंधों को लेकर इतिहास के अध्येताओं में जितनी भी धारणाएं प्रचलित हैं, उनका मूल आधार इस मान्यता पर टिका है कि हमें वैदिक सभ्यता के कोई पुरातात्विक प्रमाण नहीं मिलते और सिंधु सभ्यता के लिपि के न पढ़े जा सकने के कारण उसके साहित्यिक साक्ष्य भी उपलब्ध नहीं माने जा सकते। इसलिए इस सवाल का हल निकाल पाना बहुत मुश्किल है कि इन दोनों के बीच क्या संबंध रहा होगा। उपलब्ध संहिता के आधार पर ऋग्वेद की तिथि को ईसा से 1500 वर्ष पूर्व से पीछे नहीं ले जाया जा सकता, जबकि कार्बन तिथियों के आधार पर सैंधव सभ्यता के उत्कर्ष का काल ईसा पूर्व की तीसरी सहस्राब्दी को माना जाता है। इसलिए यह मानना स्वाभाविक सा ही लगता है कि सैंधव सभ्यता वैदिक सभ्यता से पहले की है और इसलिए भिन्न भी है। इस मान्यता को इस तथ्य से भी बल मिलता है कि वैदिक साहित्य में कुछ ऐसे उल्लेख भी हैं जिनका कोई पुरातात्विक प्रमाण सैंधव सभ्यता में नहीं मिलता। अश्व, अरे वाला रथ और लोहा इनमें प्रमुख हैं। संभवतः इसी कारण इस मान्यता को भी पुष्ट मान लिया गया कि वैदिक जन भारत में बाहर से आए और जाहिर है कि उनका मूल निवास स्थान कोई ऐसा प्रदेश रहा होगा जहां पालतू अश्वों के प्रमाण मिल सकते हों। वैदिक जन को मैक्स मूलर की एक कल्पना के आधार पर आर्य कहा जाने लगा और आर्यों के मूल स्थान को लेकर बहुत से सिद्धांत गढ़ दिए गए। मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूं कि आर्य बाहर से आए, यह हमें किसने बताया? यह बताया हमें अंग्रेजों ने, खास तौर से अंग्रेजों ने, या अंग्रेजों ने उस धारणा को पुष्ट करने की कोशिश की जिसके अनुसार आर्य भारतीय नहीं थे। चाहे वह बात किसी भारतीय विद्वान ने कही हो या किसी विदेशी विद्वान ने कही हो। अंग्रेजों ने ऐसा क्यों किया? इसका सीधा सा उत्तर है कि वे कभी नहीं चाहते थे कि हम भारतीय अपने इतिहास पर, अपनी संस्कृति पर गर्व कर सकें। प्रोफेसर आचार्य लिखते हैं आगे कि लेकिन ये सब सिद्धांत भाषा वैज्ञानिक अनुमानों पर आधारित थे। कुछ इतिहासकारों ने वैदिक साहित्य के वर्णन के आधार पर उनके मूल निवास को पहचानने का प्रयत्न भी किया, लेकिन आधुनिक इतिहासकारों को यह बेहतर लगा कि भाषा शास्त्रीय तर्क के बजाय पुरातात्विक प्रमाणों को ही आधार माना जाए। इस आधार पर अधिकांश आधुनिक इतिहासकारों को यह समझ में आया, उनकी मान्यता बनी कि दक्षिणी रूस उन वैदिक जनों का मूल निवास स्थान था जिन्हें आर्य कहा जाता है और वहीं से उनकी शाखाएं ईरान और भारत आईं। इस मान्यता का मुख्य कारण दक्षिणी रूस में पालतू घोड़े के प्रमाण मिलना था। यह उल्लेखनीय है कि कार्बन तिथियों के आधार पर इस प्रदेश में घोड़े के सबसे प्राचीन प्रमाण 3500 वर्ष ईसा पूर्व के हैं। यूक्रेन के कीव नगर में हड्डी से बने घोड़े की एक जीन मिली है जिसकी कार्बन तिथि यह मानी गई है।
सैंधव सभ्यता को वैदिक सभ्यता से प्राचीन मानने का और आर्य कहे जाने वाले वैदिक जन के भारत में बाहर से आने का सबसे प्रबल पुरातात्विक प्रमाण यही है। दूसरा प्रमाण 1400 वर्ष ईसा पूर्व का एशिया माइनर के बोगजकुई स्थल पर मिला अभिलेख है, जिसमें मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य देवताओं के प्रमाण मिलते हैं, जो ऋग्वेद और अवेस्ता में भी पाए गए हैं। इन पुरातात्विक प्रमाणों के आधार पर यह स्वीकार किया जाने लगा कि दक्षिणी रूस से एशिया में प्रवेश करके आर्य कही जाने वाली जाति के ये लोग ईरान और भारत आए तथा एक अरसे तक मध्य और पश्चिमी एशिया में निवास करने के कारण उनका प्रभाव वहां दीर्घ काल तक बना रहा। लेकिन लेकिन इतिहास की एक विडंबना यह भी है कि उसके लिए नए नए प्रमाण मिलते रहते हैं, जिनके संदर्भ में पुरानी मान्यताओं का पुनर्परीक्षण होना अनिवार्य हो जाता है। लेकिन एक लंबे अरसे तक किसी मान्यता का प्रचलन उसे हमारे मन में इतना जड़ीभूत कर देता है कि हम नई सामग्री को पूर्वग्रह रहित होकर नहीं देख पाते। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय पुरातत्व की नई खोजों के प्रति हमारा कमोबेश यही रुख रहा है। यह उल्लेखनीय है कि पिछले 5-6 दशकों में विंध्य घाटी और गंगा घाटी में हुए उत्खनन ने कुछ ऐसी पुरातात्विक सामग्री सामने ला दी है, जिसके आलोक में सैंधव और वैदिक जन के संबंधों का पुनर्विवेचन अनिवार्य हो गया है। इस पुरातात्विक सामग्री में सर्वाधिक उल्लेखनीय तत्व है विंध्य घाटी में 7वीं सहस्राब्दी ईसा पूर्व से 5वीं सहस्राब्दी ईसा पूर्व के बीच पालतू घोड़े के प्रमाण मिलना। इससे यह धारणा खंडित हो जाती है कि अश्व के पालतू होने के सर्वाधिक प्राचीन प्रमाण रूस में मिलते हैं, अतः वैदिक जन का मूल निवास वही होना चाहिए। मित्रों, यहीं पर आकर गलती होती है इतिहासकारों से कि वे ऐसे तथ्यों को संबद्ध कर देते हैं, ऐसे प्रमाणों को आपस में जोड़ देते हैं जिनका आने वाले समय में खंडन हो ही जाता है। अब आप देखिए कि रूस में घोड़े के प्रमाण मिले हैं और आर्य घोड़ों को काम में लेते थे, तो बस उन्होंने आर्यों का मूल निवास स्थान भारत से बाहर बता दिया। जब भारत में इस तरह के प्रमाण मिल गए तो अब हमारे विद्वान इन प्रमाणों पर भी संदेह करते हैं। क्यों? कि जो धारणा बन चुकी होती है उस धारणा को खंडित होने में समय लगता है, जैसा कि प्रोफेसर आचार्य कहते भी हैं। इस पुरातात्विक खोज को कुछ भाषा शास्त्रीय पुरावेदों ने भी समर्थन दिया है और हंगारी विद्वान जे हरमत्ता और भारतीय विद्वान सत्य स्वरूप मिश्र आदि यह मानने लगे हैं कि अश्व शब्द भारत में निवास करने वाली जाति से ही अन्य भाषाओं को प्राप्त हुआ। नए उत्खनन से प्राप्त पुरातात्विक सामग्री में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है विंध्या और गंगा घाटी में धान की खेती होना। मित्रों, यदि हम सिंधु सभ्यता यानी सिंधु सरस्वती सभ्यता के जो नए प्रमाण मिले हैं उन प्रमाणों का अध्ययन करें तो हम देखते हैं कि यह जो सिंधु सरस्वती सभ्यता का समय ईसा से 3-3.5 हजार साल पहले ले जाकर रोक दिया जाता है, वह समय लगभग ईसा से 10,000 साल पहले तक जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्राचीन भारतीय सभ्यताओं के बीच में एक क्रमानुगति है और इन सभ्यताओं को हम कम से कम पूरी तरह अलग करके तो नहीं देख सकते।
लिखते हैं प्रोफेसर आचार्य कि नए उत्खनन से प्राप्त पुरातात्विक सामग्री में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है विंध्य घाटी और गंगा घाटी में धान की खेती होना। यह उल्लेखनीय है कि सैंधव सभ्यता में धान की खेती के कोई प्रमाण नहीं मिलते, जबकि गेहूं वहां का मुख्य अनाज प्रमाणित होता है। इसके विपरीत वेदों में गेहूं का कोई उल्लेख नहीं मिलता। यद्यपि वेदोत्तर बृहदारण्यक उपनिषद में बृहदारण्यक उपनिषद में जिन 10 अनाजों के नाम गिनाए गए हैं उनमें गेहूं यानी गोधूम भी है। वेदों में केवल जौ और धान यानी व्रीहि का उल्लेख है और इन दोनों को धार्मिक महत्व भी प्राप्त है। अब इस बात की अनदेखी नहीं की जा सकती कि इस धान के प्रमाण गंगा घाटी में तीसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व में और विंध्य घाटी में इससे भी पहले 7वीं सहस्राब्दी ईसा पूर्व से चतुर्थ तृतीय सहस्राब्दी ईसा पूर्व के बीच में मिल जाते हैं। सिंधु सभ्यता के लंबे चौड़े क्षेत्र में ही नहीं, ईरान और मध्य एशिया में भी धान का प्रसार गंगा घाटी में उपलब्ध धान के पुरातात्विक प्रमाणों की तिथियों के बहुत बाद में ही होता है। अब सवाल यह उठता है कि यदि वैदिक जन भारत के बाहर से आए होते और यहाँ पहुँचने से पूर्व उन्होंने मध्य एशिया, ईरान और सैंधव सभ्यता के क्षेत्रों में दीर्घ काल तक निवास किया होता और ऋग्वेद की तिथि ईसा से 1500 वर्ष पूर्व की है, तो वेदों में, ऋग्वेद में ही नहीं तो अथर्ववेद में गेहूं का जिक्र अवश्य होता और सैंधव सभ्यता के स्तरों में अश्व और अरे वाले रथ के पुरातात्विक प्रमाण अवश्य मिले होते। यदि धान की खेती और अश्व पालन के ही नहीं, इन दोनों को धार्मिक महत्व हासिल होने के पुरातात्विक और साहित्यिक प्रमाण हमें मिलते हैं और पुरातात्विक प्रमाणों की कार्बन तिथि सैंधव सभ्यता की समकालीन है, तो इस बात को खारिज करना मुश्किल है कि सिंधु घाटी की सभ्यता और विंध्य गांगेय सभ्यता भी समकालीन है। डॉक्टर गोवर्धन राय शर्मा ने आज से लगभग 2 दशक पूर्व यह साधार संभावना प्रस्तुत की थी कि इन दोनों सभ्यताओं के समकालीन होने के बावजूद इनमें कोई संबंध दिखाई नहीं देता। अन्यथा यह नहीं हो सकता था कि सैंधव जन धान, अश्व और रथ से अपरिचित होते और वैदिक जन गेहूं से। इसी का एक संभावित उपनिष्कर्ष यह भी है कि वैदिक जन के भारत के बाहर से आने की मान्यता को निर्विवाद नहीं माना जा सकता, बल्कि अधिक संभावना यही लगती है कि उन्हीं में से कुछ लोग यहाँ से बाहर गए होंगे। यदि वैदिक साहित्य में वर्णित खाद्य और पशु जगत के मध्य पाषाण काल से नव पाषाण काल होते हुए ताम्र पाषाण काल तक के पुरातात्विक प्रमाण विंध्य गांगेय प्रदेश में उपलब्ध होते हैं, तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि कोई सभ्यता इस क्षेत्र में निरंतर विकसित हो रही थी। कौशाम्बी के उत्खनन के बाद तो अब कम से कम ईसा पूर्व दूसरी सहस्राब्दी में इस क्षेत्र में नगर और दुर्ग निर्माण के पुरातात्विक प्रमाणों की अनदेखी नहीं की जा सकती। ऐसी स्थिति में यह विडंबना ही है कि इतिहास की हमारी पाठ्य पुस्तकें प्राथमिक से विश्वविद्यालयीय स्तर तक इस नए उत्खनन और उससे प्राप्त सामग्री का विवेचन तो क्या उल्लेख तक नहीं करती। मित्रों, यह बात प्रोफेसर नंदकिशोर आचार्य ने कही है। यह बात उन्होंने कही है 2011 में और अब 10 साल बीत चुके हैं और ये जो बात कही गई है कि पाठ्य पुस्तकों में उल्लेख नहीं है कि ये दोनों सभ्यताएं आपस में संबद्ध थी या समकालीन थी, यह बात अब लागू होती नहीं है, क्योंकि अब पुस्तकों में यह उल्लेख आने लगा है कि ये दोनों सभ्यताएं एक दूसरे से संबद्ध थीं। अब तो सिंधु सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता कहा जाने लगा है और बहुत ज़्यादा कहा जाने लगा है। आचार्य कहते हैं कि इस नई पुरातात्विक सामग्री के विवेचन को
कुछ नए भाषा शास्त्रीय अध्ययनों से भी समर्थन मिलता दिखता है, लेकिन काल क्रमिक विन्यास के मोह में हमारे अधिकांश इतिहासकार अभी तक इसी विवाद में उलझे हैं कि सैंधव सभ्यता अधिक प्राचीन है या वैदिक सभ्यता, और आर्य सैंधव सभ्यता के निर्माता थे या संहारक। भारत जैसे प्राकृतिक वैविध्य वाले विशाल भूभाग में एक साथ एकाधिक सभ्यताओं का विकास पता नहीं हमारे विद्वानों को क्यों संभव नहीं दिखता, उन्हें भी जो बहुलता को भारतीय संस्कृति का निर्धारक गुण मानते हैं। मित्रों, भारत बहुत बड़ा देश है और इतने बड़े देश में अनेक सभ्यताएं एक साथ विकसित हो सकती हैं, और जब सभ्यताएं एक साथ विकसित होती हैं तो उनमें अंतर संबंध भी होता है और उनमें अंतः संबंध भी होता है। तो यह था आज का इतिहास पाठ। फिर मिलेंगे। नमस्ते।